दोस्तों नमस्कार। अब लोकसभा चुनाव में महज 6 महीने का समय बाकी है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा सीटें आती हैं, सबसे ज़्यादा हॉट स्टेट बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बेहद फंसी हुई नजर आ रही है और इसलिए नजर आ रही है क्योंकि लगातार पिछले 3 उपचुनावों में उसे शिकस्त खानी पड़ी है। मैनपुरी के उपचुनाव में, खतौली के उपचुनाव में और फिर अभी घोसी के उपचुनाव में उसे बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा। और यही वजह है कि आज ही उसने अपने तमाम जिलाध्यक्षों को बदल डाला है, रिशफल किया है और सुनने में तो यहां तक आ रहा है कि बहुत सारे मंत्रियों की कुर्सी भी जा सकती है। लोकसभा चुनाव में कई सांसदों के टिकट भी काटे जा सकते हैं। ये 3 जिले, मऊ, मुजफ्फरनगर और मैनपुरी, जहां के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त झेलनी पड़ी, वहां तीनों जिलाध्यक्ष बदल दिए गए। लेकिन सवाल यह है कि इन बदलावों के पीछे क्या सिर्फ उपचुनाव है या कुछ और खेल चल रहा है। जिन सांसदों के टिकट काटे जाएंगे वो कौन होंगे, जिनको मिलेंगे वो किसकी दया पर टिकट पाएंगे। दरअसल हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक अंतर्द्वंद है उसमें घमासान जारी है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा इसके लिए चाल चली जा रही है, मोहरे बिछाए जा रहे हैं, वो शतरंज की पूरी बिसात चल रही है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच जंग जारी है, तलवारें खिंची हुई हैं, घमासान जारी है और उसके नतीजे में घोसी का चुनाव बीजेपी को हारना पड़ा। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के उलट वहां पर ओम प्रकाश राजभर, चौहान और ए.के. शर्मा, दारा सिंह चौहान जो वहां के कैंडिडेट थे, ए.के. शर्मा वो जो नरेंद्र मोदी के खासम खास होते थे, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिनको मोदी ने खास तौर पर उत्तर प्रदेश में भेजा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उनको 6 महीने तक तो मिलने नहीं दिया। बाद में राज्य मंत्री सिर्फ बनाया, जबकि शुरू में यह कहा जा रहा था कि वो होम मिनिस्टर हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन उन्होंने एक नहीं चलने दी। दरअसल जो अनुप्रिया पटेल हैं, संजय निषाद हैं, दारा सिंह चौहान हो या ओम प्रकाश राजभर, ये जो मोहरे हैं वो अमित शाह के लोग हैं। इनका रिमोट अमित शाह के हाथ में है। पर्दे पर आपको दिखाई पड़ेंगे योगी आदित्यनाथ और ऐसे लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी राज है, लेकिन योगी आदित्यनाथ केवल स्क्रीन पर हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो असली ताकत है, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के संगठन में कौन प्रभारी होगा, कौन अध्यक्ष होगा, नरेश सिंह चौधरी अमित शाह के आदमी हैं। और ये जिनके मैंने नाम लिए, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, ये सब अमित शाह के मोहरे हैं। और इस तरह से घेरेबंदी करने की कोशिश अमित शाह लगातार कर रहे हैं। कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर तीसरी बार ताजपोशी नरेंद्र मोदी की होती है तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की अपनी सत्ता को नहीं बचा सकेंगे, मतलब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उन्हें शायद गोरखपुर पहुंचाने की तैयारी कर ली गई है, क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री रहते हैं तो ऑब्वियस है कि 2024 के बाद, और ये मैं वो प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि मान लीजिए कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हैं, उनके वास्तविक या स्वाभाविक उत्तराधिकारी अमित शाह होंगे जो दावा करेंगे। लेकिन अगर यहां पर योगी आदित्यनाथ होते हैं और मजबूत होकर के जाते हैं तो वो अमित शाह की उस दावेदारी को प्रश्नांकित करेंगे, अपनी दावेदारी को मजबूत करेंगे। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में फर्क ये है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक आक्रामक चेहरा ही नहीं है, बल्कि एक प्रतीक चेहरा भी है, भगवा पहनने वाले हैं।
एक मठ के महंत भी हैं और उनके ऊपर कोई उस तरह का इल्ज़ाम नहीं है, करप्शन का नहीं है या भाई भतीजावाद का नहीं है। जैसे अमित शाह के बेटे जय शाह जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में बहुत बड़ी हैसियत में है, और भी न जाने उनकी उनकी अमित शाह की पत्नी की कंपनी के बारे में कहा जाता है कि कई गुना उसका मालियत बढ़ी है। जय शाह की आर्थिक स्थिति कैसी है, कितने गुने बढ़ी है, ये भी कल को चर्चा का विषय बनेगा। तो ऐसे में जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ की दावेदारी और आरएसएस में उनकी अपनी पकड़, ये अमित शाह के लिए चुनौती हो सकती है और इसीलिए अमित शाह योगी आदित्यनाथ को यहीं उत्तर प्रदेश में चेक कर देना चाहते हैं, रोक देना चाहते हैं यहीं पर, और इसीलिए लगातार वो पेशबंदी हो रही है। अपने अपने प्यादों और मोहरों के जरिए एक बड़ा खेल दिल्ली खेल रहा है, गुजरात लॉबी खेल रही है। ये जो तब्दीलियां आई हैं, ये जो जिलाध्यक्ष भी बदले गए हैं, ये उसी का प्रभाव और परिणाम है। ये उसी के नतीजे में चेंजेस हो रहे हैं और घबराहट इतनी है। अब देखना ये है कि ये जो आगामी चुनाव के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश जो उनके लिए एक हॉट स्टेट है, जो बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, बाकी और जो राज्य हैं 11 राज्यों में तो विपक्षी दल हैं और महाराष्ट्र से लेकर के बिहार तक, झारखंड से लेकर के बंगाल तक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई। दक्षिण का दरवाजा तो बंद हो ही गया है जब से उन्होंने कर्नाटक हारा है। केरल से लेकर के तमिलनाडु तक, तेलंगाना से लेकर के आंध्र प्रदेश तक बीजेपी के पास कोई स्पेस नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की घटना के बाद मिजोरम भी बहुत कमज़ोर हो गया है। उत्तर पूर्व में बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी की मकबूलियत कम हो रही है, भले ही त्रिपुरा में अभी उन्होंने उपचुनाव में दोनों सीटें निकाली हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो प्रसिद्धि है, जो लोकप्रियता है, वहां पर डाउन हो रही है। और आरएसएस का जो खुला खेल वहां पे हुआ है, जिस तरह से वहां दंगे कराए गए हैं, जातीय हिंसा हुई है, इसके पीछे माना जा रहा है कि पूरी आरएसएस लगी हुई है। विभाजन करना, ये आरएसएस की वहां पर पूरी चाल है और नरेंद्र मोदी ने उसे शह दी है। वहां पर जिस तरह से वो तमाम असलहे लूटे गए, बल्कि कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि शायद वो लोगों के हाथों तक पहुंचाए गए, और यही वजह है कि आज मणिपुर एक तरह से बारूद पर बैठा हुआ है। चारों तरफ आशंकाएं और अशांति है, लोग बहुत मुश्किल में हैं। तो नॉर्थ ईस्ट भी हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है नरेंद्र मोदी का। तो ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि ये अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच जो तलवारें खिंची हुई हैं, जो घमासान मचा हुआ है, उसे नरेंद्र मोदी कैसे काबू में करेंगे। और इसलिए भी जरूरी है उनके लिए कि अगर उत्तर प्रदेश में वो चुनाव हारते हैं, जैसी कि परिस्थितियां बन रही हैं, इंडिया अलायंस मजबूत हो रहा है। ये सिर्फ घोपसी के उपचुनाव के बारे में ही नहीं कह रहा हूं मैं, बल्कि जमीन पर आप जाएंगे तो जो अति पिछड़ा और नॉन जाटा दलित भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत वोटर है इस समय। हालांकि वो स्वाभाविक वोटर नहीं है, वो मजबूत वोटर इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जाकर के उनके भीतर पिछड़े जो मजबूत जातियां हैं उनके खिलाफ पूरा घृणा का प्रचार किया है। उसी तरह से नॉन जाटाओ जातियों में, चाहे वो कोरी हो, धोबी हो, वाल्मीकि हो, खरबार हो, मुसहर हो, इन जातियों, पासी हो, इन जातियों में उन्होंने जाटों के खिलाफ पूरा नफरत का प्रचार किया है। वो बात अलग है कि अब वो जाटों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बेबी रानी मौर्य से लेकर के असीम अरुण तक इन प्यादों का वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन मायावती की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी खास करके लोकसभा में सफल नहीं हो सकती अगर मायावती थोड़ा आगे बढ़कर के, 2 कदम आगे बढ़कर के केवल संकेत भर कर दें। और ये दिख रहा है, घोसी में उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। एक सीधा संकेत था कि अगर हम आपके साथ हैं, प्रत्याशी नहीं खड़े करने का मतलब है कि मायावती इंडिया अलायंस के साथ हैं, और अगर वो साथ में है तो फिर उत्तर प्रदेश का परिणाम क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी बुरी शिकस्त खा सकती है अगर मायावती साथ हैं। समाजवादी पार्टी का एक अपना मजबूत आधार है, एक कैडर उसके पास है, और कांग्रेस पार्टी उम्मीदों पर खड़ी हुई है, और 30 पर 2 उसके मोहरे। मैं कहूंगा कि वो एक तरह के ट्रंप कार्ड। एक तरफ तो राहुल गांधी जो आज
जिनकी छवि एक ऐसे संघर्षशील विश्वसनीय नेता की बन चुकी है जो आज हर व्यक्ति की जबान पर हैं। और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे दलित चेहरे हैं, कर्नाटक की जमीन से निकल करके आए, बेहद ईमानदार और कांग्रेस पार्टी के बहुत कद्दावर नेताओं में से, बहुत अनुभवशील नेताओं में से। और तुर्की बात तुर्की, नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं को जवाब देने वाले, वो इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश की जो दलित जमीन है, जो कांशीराम के जरिए जो उर्वर बनी थी, उस जमीन पर मल्लिकार्जुन खड़गे अपना एक प्रभाव डाल रहे हैं, बिना यहां पहुंचे प्रभाव डाल रहे हैं। और सोचिए, अगर वो लोकसभा चुनाव में अगर 40-50 रैलियां अगर वो कर देते हैं तो ये सीटों में तब्दील होगा। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी, इनकी जुगलबंदी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सूख चुकी जमीन, कभी पहले नाउम्मीद हो चुकी जमीन, वो उसके लिए उर्वर बनकर के फसल पैदा कर सकती है, वो फल दे सकती है। और ये तभी होगा जब अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और मायावती एक साथ होंगे। तब तो आप वो फल, वो लछे हुए आपको डालियां दिखेंगी कि कितने फल लगे हुए हैं। तो दोस्तों, दरअसल इसी वजह से इंडिया अलायंस के सामने आने से और उत्तर प्रदेश में जो एंटी इनकम्बेंसी है मोदी सरकार के खिलाफ, बेरोजगारी, महंगाई और उस पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर राज, जहां दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से उन पर बुलडोजर चलाया गया, तहस नहस किया गया, उन तमाम हत्याएं हुई, अभी की घटना इसमें दलितों को मुख्यमंत्री के स्वजातीय व्यक्तियों ने मार डाला, हाथरस जैसी घटना, महोबा और प्रतापगढ़ जैसी घटनाएं, और फिर मुसलमानों के खिलाफ तो न जाने कितनी घटनाएं, जिसने उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि लोग भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति पाना चाहते हैं। वो मोदी सरकार, योगी सरकार के इस पूरे सो कॉल्ड डबल इंजन सरकार को नमस्कार करना चाहते हैं, क्योंकि उस महंगाई ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा है, रोजगार है नहीं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश कैसे बचा पाएगी बीजेपी अपने भीतर के अंदरूनी घमासान के बीच और इंडिया अलायंस के मजबूत होते इस माहौल के बीच? लोगों के भीतर जो बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ गुस्सा है, ये 3 बड़े फैक्टर हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी मुसीबत में है। और इसीलिए मैं पिछले दिनों से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 62 से सिमट करके 26 पर आ सकती है अगर काम हो।